नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड नंबर 1 के पहले 5 मिनट यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं एंड ओ बॉय, हमें यहाँ पर फाइनली ये देखने को मिल गया है कि जब विल 6 नवंबर 1983 की उस रात को गायब हुआ तो उसके पर्सपेक्टिव से उसने अपसाइड डाउन में क्या क्या चीजें की। वीडियो की शुरुआत में हमें अपसाइड डाउन का कासल बायस दिखाया जाता है जिसके अंदर सीजन 1 का क्यूट लिटिल बॉय विल डरा सहमा लेटा हुआ है और शुड आई स्टे और शुड आई गो गाना गुनगुना रहा है। आपको याद होगा कि सीजन 1 के सीन में जॉनथन ने उसे ये म्यूजिक सुनाया था एंड यहाँ पर विल के फेस को देखकर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी चाइल्ड एक्टर के फेस पर सीजन 1 वाले विल का फेस लगाया गया है। सीजन 4 में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज यंग 11 को दिखाने के लिए किया था और मैंने सीजन 5 में इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा बेहतर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ काफी सारी जगहों पर ये यंग विल की तरह नहीं दिखता। स्पेशली ये वाला शॉट तो काफी मेस्ड अप था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें सीजन 1 से माइक, लूकस एंड डस्टिन के भी फ्लैशबैक सीन्स देखने को मिलने वाली हैं जिनके लिए लुक अलाइक एक्टर्स का यूज किया जाएगा और विल के भी अपसाइड डाउन के काफी सारे सीन्स हमें देखने अभी बाकी हैं। बट एटलीस्ट हमें विल बायर्स की अपसाइड डाउन की जर्नी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। गाइस, एक्चुअली 2018 में स्ट्रेंजर थिंग्स की एक कॉमिक आई थी जहाँ अपसाइड डाउन में विल बायर्स ने एक हफ्ते तक क्या क्या किया वो सब कुछ हमें यहाँ पर बताया गया है। और जो चीज हमने सीजन 4 में देखी कि अपसाइड डाउन में लाइट्स को टच करने से कैसा इफेक्ट आता है, ये चीज ऑलरेडी उस कॉमिक में मेंशन कर दी गई थी। सो कॉमिक और शो दोनों में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन फिर भी डफर ब्रदर्स के अकॉर्डिंग कॉमिक शो के लिए कैनन नहीं है, लेकिन सिमिलरिटीज तो अब भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ओपनिंग शॉट हमें यहाँ पर दिखाया गया है वो एग्जैक्टली कॉमिक से लिया गया है और कॉमिक में डेमोगॉर्गन के उसे पकड़ने से पहले विल उसे एज अ D&D मेटाफर वाला डेमोगॉर्गन और खुद को एज अ विल द वाइस देखता है। उसके बाद हम उसे सीधा लाइब्रेरी की इस वॉल के पास देखते हैं। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो यहाँ कैसे आया, बस माइंड फ्लेयर यहाँ पर उससे कहता है कि हमने तुम्हें गाना गाते हुए सुन लिया और अब तुम वहाँ हो जहाँ से तुम बिलोंग करते हो और हम तुम्हें जानते हैं। यहाँ मेंशन किया जाता है कि वो बेसिकली मॉन्स्टर के नेस्ट में है, मतलब ये माइंड फ्लेयर का नेस्ट है और इस लाइब्रेरी में वो सारे सीड्स बनाता है और इन्हें स्प्रेड करता है जिसमें वेक्ना उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि लाइब्रेरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। मुझे लगता है कि सीजन 4 में वेक्ना ने जानबूझकर अपने 4 विक्टिम्स को इस तरह से मारा ताकि वो सारे लोकेशंस जहाँ वो मारे गए थे वो लाइब्रेरी के सेंटर पर आकर मिले। नाउ सीजन 1 में हमें ये शॉट दिखाया गया था जहाँ पर डेमोगॉर्गन नहीं था, यहाँ पर सिंपली एयर ब्लास्टर से ये वॉल टूट जाती है, लेकिन इस न्यू फुटेज में आप डेमोगॉर्गन को यहाँ पर देख सकते हैं और विल अपनी गन उठाकर सीधे डेमोगॉर्गन के फेस पर शूट करता है। ये बेसिकली फायरबॉल वाला अटैक था जिसका यूज विल ने माइक के घर में D&D खेलते वक्त डेमोगॉर्गन के अगेंस्ट किया था। तो विल को अपसाइड डाउन में इस तरह से फाइट बैक करते हुए देखना मुझे काफी कूल लगा। कॉमिक में विल इस गन के साथ अपसाइड डाउन में आता है, फिर वो डेमोगॉर्गन को इससे शूट करता है और उसे भगा देता है और फिर खुद छिपकर अपने घर में बैठ जाता है, लेकिन डेमोगॉर्गन उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। फिर से विल दूसरी बार गोली मारकर उसे भगा देता है, लेकिन कॉमिक में दूसरी गोली चलाने के बाद उसकी गन खाली हो जाती है और वो अपने वेपन को छोड़कर चला जाता है। जबकि शो में अब भी कासल बायस में विल के पास वेपन था, लेकिन वो डेमोगॉर्गन को शूट करने के बाद इसे छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। मुझे लगा कि हो सकता है उसकी एमोस खत्म हो गई हों, लेकिन नहीं। याद कीजिए कि सीजन 1 में उसने अपनी गन में 3 राउंड लोड किए थे और शायद और भी किए हों, लेकिन फिर भी उसने एक गोली चलाने के बाद वेपन ड्रॉप कर दिया। फिर वो डेमोगॉर्गन से बचकर इस पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन डेमोगॉर्गन उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और फिर हमें वो ट्रेलर वाली जंप यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन एंड में उसका बैकपैक एक ब्रांच में फंस जाता है और वो फिसल कर ऊपर से नीचे गिर जाता है और फिर हम यहाँ पर विल को घसीटते हुए देखते हैं। उसके बाद अगले कट में हमें सीजन 1 से लाइब्रेरी देखने को मिलती है जो कि पूरी तरह से वाइन से कवर्ड है। तो डेफिनेटली ये पूरा प्लेस माइंड फ्लेयर एंड वेक्ना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोगॉर्गन विल को यहाँ पर अपने बॉस के सामने फेंकता है और बाउ डाउन करता है एंड देन यहाँ पर अपीयर होता है वेक्ना। वेक्ना अपनी वाइन्स का यूज करके विल को वॉल के अगेंस्ट खड़ा करता है और फिर अपनी माउथ वाइन को विल के फेस के साथ अटैच करता है और वाइन्स के नीचे हमें एक येलो पंपिंग हार्ट टाइप शेप देखने को मिलता है जो कि विल के अंदर कुछ पंप कर रहा है। सीजन 1 के एंड में हमने विल के माउथ से एक स्लग को बाहर आते हुए देखा था, तो ये प्रोबेबली वही हो सकता है। ये वही वाइन्स हैं जो हमें सीजन 1 के एंड में देखने को मिली थी जब जॉयस एंड हॉपर उसे ढूंढते हैं। नाउ यहाँ पर ये तो कंफर्म हो ही जाता है कि विल को पकड़ने के पीछे वेक्ना का हाथ था, लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है कि वेक्ना ने डेमोगॉर्गन का यूज करके विल को यहाँ कैप्चर किया, हाई माइंड पैरासाइट उसके अंदर पंप किए और उसे जानबूझकर यहाँ पर छोड़ दिया ताकि जॉयस एंड हॉपर उसे ढूंढ ले, उसे रियल वर्ल्ड में ले जाएं और बाद में वो रियल वर्ल्ड में विल को एज अ स्पाई यूज कर सके।
बिकॉज थिंक अबाउट इट, क्योंकि अपसाइड डाउन में तो काफी सारे लोग गए लेकिन जिंदा बचकर ओनली विल वापस आया। तो विल को ही वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर ने क्यों चूज किया? गाइस, माइंड फ्लेयर डायमेंशन एक्स से फ्री होना चाहता है और हेनरी क्रील 1979 में जब यहाँ पहली बार आया और माइंड फ्लेयर से मिला तो उसने 11 से बदला लेने के लिए उसे फ्री करने का ट्राई किया। गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स के वीआर गेम में वेक्ना और माइंड फ्लेयर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं जब तक कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। माइंड फ्लेयर वेक्ना से कहता है कि वो एक पैरासाइट है, वो न्यू होस्ट एंड न्यू वर्ल्ड्स को इफेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके हाइव माइंड का पार्ट बन जाए और वो ओमनी प्रेजेंट हो, मतलब हर जगह सेम टाइम में प्रेजेंट हो। वो दोनों बारी बारी से एक दूसरे के माइंड में जाते हैं। हेनरी माइंड फ्लेयर को हराना चाहता था ताकि वो उसके साथ मर्ज होकर उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले और डायमेंशन एक्स से रियल वर्ल्ड के बीच के क्रैक को ओपन करके यहाँ से बाहर निकल सके। फिर वेक्ना माइंड फ्लेयर को बताता है कि वो उसके थ्रू रिलीज हो सकता है और 11 उनका गेट है। और गेम में ये भी स्टैब्लिश किया गया है कि जब भी 11 वॉइड में एंटर करती है तो वेक्ना उसे फील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सीजन 3 में हमने वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर को बिली के थ्रू 11 को नोटिस करते हुए यहाँ पर देखा था। और सीजन 1 में जब 11 विल को ढूंढने के लिए वॉइड में जाती है तो यहाँ पर वेक्ना को पता लग गया था और ये वो मोमेंट था जब कासल बायर्स में वेक्ना को रियलाइज हुआ कि विल उनकी सबसे बड़ी चाबी है। एटलीस्ट गेम में तो हमें यही बताया गया है एंड लगता है कि शो में इसी स्टोरी को फॉलो किया जाएगा। तो गाइस, सीजन 5 के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज यहाँ पर काफी सारे मिस्टीरियस क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलने वाला है। आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।